मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर में क्या शुरू किया था? ऑल्ट्रेशन वाला क्लोज शुरू किया था। कितने हो गए थे उसमें? नेम क्लोज हो गया था और उसके बाद लोकेशन क्लोज कंप्लीट हो गया था, स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट हुआ था। ओके, आओ। तो सबसे पहले हमने सिचुएशन क्लोज में ये बात समझी थी कि सिचुएशन क्लोज में कभी भी फुल एड्रेस नहीं आता, सिर्फ क्या आता है? स्टेट नेम। ठीक है। फुल एड्रेस कब देना पड़ता है? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर एक अलग फॉर्म जाता है आरओसी को इंटीमेट करने के लिए। तो अब बात ये उठती है कि ऑल्ट्रेशन कैसे करें। तो ऑल्ट्रेशन होती है चार तरह की। रजिस्टर्ड ऑफिस क्या मैं चेंज कर सकता हूं? तो चार तरह के केस बनते हैं कि मैं स्टेट चेंज कर रहा हूं। दूसरा केस क्या बनता है कि स्टेट सेम है बट आरओसी की जुडिक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ऐसा सिर्फ दो ही केसेस में हो सकता है, तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में। ठीक है। तीसरा जो बनता है वो बनता है एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना। एक मिनट, ये बीच में कैमरा है ना, जा रहा है, ब्लिंक चला जाता है। हाँ, दे दो दे दो। ठीक है। और तीसरा केस क्या बनता है? एक सिटी से दूसरी सिटी में चेंज हो रहा है। और चौथा केस क्या बनता है कि सिटी के अंदर ही हूं, एक गली से दूसरी गली मोहल्ले में जा रहा हूं। सिर्फ फर्स्ट केस जो है वो ऑल्ट्रेशन इन एमओए का बनता है। रीजन क्या है? ओनली स्टेट नेम इज मेंशन्ड। ठीक है। तो जब एक स्टेट छोड़ के मैं दूसरे स्टेट के पास जाता हूं तो ही ये ऑल्ट्रेशन इन एमओए कहलाएगी, अदरवाइज ये ऑल्ट्रेशन इन एमओए नहीं कहलाएगी। चला गया। आ तो गई बट थोड़ा सा इसको इधर कर दो, मैं बता दूंगा। थोड़ा सॉल्व कर दो। बस 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 बस। बस हो गया। ठीक है। हाँ, तो अब इसका प्रोसीजर क्या रहेगा? अच्छा, प्रोजेक्टर ऑन ही नहीं हुआ, बटन तो दबाया था। एसी का रिमोट है ना? करिए चलो। चलिए, तो प्रोसीजर क्या रहेगा फॉर ऑल्ट्रेशन इन सिचुएशन क्लोज? अब बताओ मैं किसकी बात कर रहा हूं, ए बी सी डी चारों की या सिर्फ ए की? ए की बात चल रही है बेटा। ए, इंटर स्टेट चेंज। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपको जाना है। तो बेटा सबसे पहले तो स्टेट चेंज करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। हाँ जी बेटा। जूम। हाँ, ये एक प्रॉब्लम रहेगी। जूम वाला पिछली बार बटन दबाया था बेटा, गायब हो गया था ये। एक मिनट। अरे मिल गया। अबे हो जा बेटा। उई, ज्यादा बड़ा हो गया। अब ठीक है। हम्म,
इंटर स्टेट चेंज करना एक बहुत बड़ा मैटर हो जाता है कि कंपनी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रही है। अच्छा चलो बताओ, आपने कंपनी को पैसा उधार दिया हुआ, आप एक बैंक हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, आप डिबेंचर होल्डर हो। कल को अगर कंपनी पैसा ना दे, कल को कंपनी पैसा ना दे तो आप कंपनी के ऊपर केस करोगे। अच्छा, केस कौन सी कोर्ट में होगी? केस कौन सी कोर्ट में होगा? जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड होता है। आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, जगह है, ये जगह खाली है ना? हाँ, वो इतनी ही लेगी जगह बस। साइड में छोड़ दो उसको बेटा। हाँ, तो कहां पर केस होगा कंपनी के खिलाफ? जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। ये आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा ना, हाई कोर्ट हर स्टेट में अलग अलग होती है। ठीक है, अब अगर वो स्टेट ही चेंज कर दे तो मुझे केस करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? दूसरे स्टेट की हाई कोर्ट में। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होने वाली है अगर स्टेट चेंज होगा तो? क्रेडिटर्स को। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होने वाली है? क्रेडिटर्स को। कि कल को इस कंपनी ने मेरे पैसे नहीं चुकाए तो मुझे केस करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? दूसरे स्टेट में जाना पड़ेगा। ये ऑब्लिगेशन किस पर आ गई? क्रेडिटर पे आ गई कि हमें अपना पैसा रिकवर करने के लिए दूसरी जगह पर भागना पड़ेगा, दूसरे स्टेट में भागना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसको है? क्रेडिटर को। तो यहां पर प्रोसीजर में सबसे पहले क्या आएगा, आप एक न्यूज़पेपर में निकालो कि आप अपनी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर रहे हो। ये आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर दो तरह के होते हैं बेटा, एक लोकल लैंग्वेज और एक इंग्लिश लैंग्वेज। न्यूज़पेपर दो तरह के बोले गए यहां पर। एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर होता है, वर्नाकुलर मतलब लोकल, और एक होता है इंग्लिश न्यूज़पेपर। वर्नाकुलर न्यूज़पेपर और इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिश करो क्या? कि हम ऑफिस क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं। पब्लिश अबाउट शिफ्टिंग ऑफ ऑफिस। कि हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं। कहां शिफ्ट कर रहे हैं, क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, सब इस अखबार में लिखा होना चाहिए। बताओ अखबार में क्यों लिखा? ताकि सबको पता लग जाए। अच्छा, ये वर्नाकुलर न्यूज़पेपर होता क्या है? लोकल लैंग्वेज तो आपने बता दिया। कौन सी लोकल लैंग्वेज? जहां पर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां की लोकल लैंग्वेज क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस महाराष्ट्र में है तो वहां की वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होगी? मराठी। गुजरात में है तो गुजराती। ठीक है, साउथ में गए तो कन्नड़, तमिल, ये लैंग्वेज है आपकी, तो उस लैंग्वेज में। और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिश करो और सर्कुलेट करो ताकि सभी बंदों को पता लग जाए कि हम अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करने की सोच रहे हैं। हरियाणा के अंदर कौन सा अखबार वर्नाकुलर में? हिंदी, हरियाणवी अखबार नहीं। ठीक है, हरियाणवी वैसे भी लैंग्वेज नहीं है, बोली है। और आपको कैसा लगेगा अखबार उठाओगे और पहली लाइन और लास्ट लाइन में 10 गालियां हो? ठीक है, अपने हरियाणा में तो तुम्हें पता है लैंग्वेज, ठीक बात है ना? तो हरियाणा में वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब, ठीक है, ओके। न्यूज़पेपर में पब्लिश करो। जिस दिन आपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया उसके 30 डेज के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज आपको अप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी। अप्लीकेशन टू शिफ्ट द ऑफिस टू आर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको अप्लीकेशन किसको देनी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि सर हम अपना ऑफिस क्या करना चाहते हैं? शिफ्ट करना चाहते हैं। जो बच्चे अभी जस्ट एंटर किया क्लास में, कल वाली लाइन के नीचे बस यहां से स्टार्ट ही करवाया बेटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अप्लीकेशन देनी है किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि हम अपना ऑफिस क्या करना चाहते हैं? शिफ्ट करना चाहते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि सबसे बड़ी दिक्कत किसको होगी अगर आप ऑफिस शिफ्ट करते हो तो? क्रेडिटर्स को। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि क्रेडिटर्स की क्या नहीं होनी चाहिए? ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए। कंसीडर
द ऑब्जेक्शंस मेड बाय क्रेडिटर्स। अब इस क्रेडिटर में सारे आ गए, डिबेंचर होल्डर भी आ गए, बैंकर्स भी आ गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले भी आ गए जिन्होंने लोन दिया है, सब आ गए। दो बातें होंगी, क्रेडिटर्स को कोई ऑब्जेक्शन होगी, हाँ ना। अगर क्रेडिटर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी एप्लीकेशन को क्या कर देगी, अप्रूव कर देगी। अप्रूव दी एप्लीकेशन, हमने आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया है, आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जा सकते हो। ठीक है, अगर क्रेडिटर ने ऑब्जेक्शन कर दी, जैसा कि मैंने आपको इस लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया, क्रेडिटर कहेगा नहीं नहीं भैया मेरा पैसा पेंडिंग है, और अगर ये दूसरे स्टेट में शिफ्ट कर जाती है कंपनी, और कल को कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है, तो मुझे भागना पड़ेगा दूसरे स्टेट में एप्लीकेशन फाइल करने के लिए कोर्ट में। कहता नहीं नहीं मुझे मंजूर नहीं है। अब बताओ क्या आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी, नहीं होगी। इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को क्या कहेगी कि भैया आपकी एप्लीकेशन क्या है, पेंडिंग है। और कब तक पेंडिंग रहेगी, जब तक ये ऑब्जेक्शन रहेगी। कंपनी कहती है माई बाप बताओ मुझे क्या करना है, क्या तुम्हारे सामने तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है, ऑब्टेन कंसेंट ऑफ क्रेडिटर्स। जो जो क्रेडिटर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उनको समझाओ कि आपका पैसा सेफ है, और उनकी कंसेंट लेके आओ राइटिंग में, तभी एप्लीकेशन आगे बढ़ेगी। कहता है सर अगर वो ना माने तो प्रोवाइड सिक्योरिटी। क्रेडिटर को क्या डर है कि कल को कंपनी पैसा खा गई, तो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो कि अगर कल को हम आपका पैसा नहीं चुका पाएंगे तो कंपनी की इस एसेट को बेच के आप अपना पैसा रिकवर कर लेना, क्या दिक्कत है। कहता है सर उसके बाद भी नहीं माने तो पे ऑफ। अगर आप क्रेडिटर को पे ही कर दोगे तो वो क्रेडिटर ही नहीं रहेंगे, और जब वो क्रेडिटर ही नहीं रहेंगे तो उनकी ऑब्जेक्शन मैटर ही नहीं करेगी। ये तीन रास्ते हैं तुम्हारे पास, ठीक है। इन तीनों काम को करो और उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन क्या होगी, अप्रूव होगी। उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी। इन तीन में से एक काम करो। ये सारा तामझाम जो है बड़ा तामझाम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपको टोटल कितना टाइम देती है, 60 डेज का टाइम देती है टोटल। यानी कि जिस दिन मैंने एप्लीकेशन दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एप्लीकेशन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके ऊपर फाइनल अप्रूवल जो है कि अप्रूवल होगी या रिजेक्शन होगी, वो कितने दिन में आएगी, विद इन 60 डेज, विद इन 60 डेज। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया सेंट्रल गवर्नमेंट फिलहाल कहां बिजी है, इलेक्शन में बिजी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर किसको डेलीगेट कर रखी है, रीजनल डायरेक्टर को, और यहां पर भी रीजनल डायरेक्टर। सिक्सटी डेज में अप्रूवल आ गई, हाँ सर अब अप्रूवल आ गई, अब तुम आगे प्रोसीड करो। अब तुम आगे प्रोसीड करो। अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले मेंबर से स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना है। स्पेशल रिजोल्यूशन किस लिए होता है, जब भी कंपनी का एमओए चेंज होगा हमेशा क्या पास होगा, एसआर, स्पेशल रिजोल्यूशन। उसके बाद बोर्ड रिजोल्यूशन पास करो। बोर्ड रिजोल्यूशन किस लिए, दोबारा समझो, एसआर किस लिए, टू अमेंड द एमओए लोकेशन क्लोज। और बोर्ड रिजोल्यूशन क्यों पास होगा, नए ऑफिस कहां बनाना है उसके बारे में, ठीक है। टू फाइनलाइज न्यू ऑफिस लोकेशन, नया ऑफिस जो है कौन सी लोकेशन पे होगा उसको फाइनलाइज करने के लिए। क्लियर। अब अप्रूवल की कॉपी और ये दोनों रिजोल्यूशन की कॉपी किसको जाएगी, आरओसी को। आरओसी नहीं, मैं यहां पर लिख रहा हूं आरओसीज, तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ,
हाँ, दोनों स्टेट के आरओसी को जाएगी एप्लीकेशन। कि देखो गवर्नमेंट भी एग्री कर रही है और हमारे मेंबर्स भी एग्री कर रहे हैं कि हम अपना ऑफिस क्या कर ले, शिफ्ट कर ले। ठीक है, ओके। उसके बाद आरओसी क्या करेगा, सारे डॉक्यूमेंट चेक करेगा, ओके है सारे डॉक्यूमेंट। आरओसी आपको क्या इश्यू करेगा, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब बताओ फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्यों इश्यू हो रहा है, यहां पर तो कंपनी का नाम ही चेंज नहीं हुआ। कंपनी के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है आपके अकॉर्डिंग। सबसे पहले कंपनी का नाम, इस नाम से आपकी कंपनी बनाई जा रही है। उसके बाद डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद सिन कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, और उसके बाद पेन जो इनकम टैक्स पर्पस के लिए होता है। बताओ किस चीज में चेंज आ रहा है जो सर्टिफिकेट नया इश्यू हो रहा है। CIN में चेंज हो जाएगा बेटा। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर में 2 डिजिट जो होती है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, स्टेट को। स्टेट ही चेंज हो गया तो रजिस्ट्रेशन नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बेटा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज होगा तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या आएगा, नया आएगा बेटा। पॉइंट सब में आ गया थोड़ा थोड़ा। चलो, ये मैंने आपको बताया सिर्फ ए का केस, B, C, D अभी नहीं करवा रहा क्योंकि वो ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम नहीं है। ऑल्ट्रेशन इन मेमोरेंडम सिर्फ कब होगी, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होगा। दोबारा समझिए करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले न्यूज़पेपर में पब्लिश करो। चोरी छिपे नहीं जा रहे हैं कहीं पर, हम पब्लिकली बोल के जा रहे हैं कि हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हम यहां शिफ्ट करना चाहते हैं। किसी को ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन कर ले। उसके बाद विद इन 30 डेज हम एप्लीकेशन किसके पास फाइल करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर किसको डेलीगेट करके है, रीजनल डायरेक्टर को। सेंट्रल गवर्नमेंट ये कंसीडर करेगी कि इस शिफ्टिंग के लिए किसी क्रेडिटर को ऑब्जेक्शन तो नहीं है। अगर किसी क्रेडिटर की ऑब्जेक्शन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन को पेंडिंग रख के कंपनी को कहेगी क्या, या तो इन डिसेंटिंग शेयर होल्डर क्रेडिटर्स की क्या लेके आओ, कंसेंट लेके आओ, या इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करो, या इनको क्या कर दो, पे कर दो। ठीक है, उसके बाद ही एप्लीकेशन क्या होगी, अप्रूव होगी। ये सारा तामझाम जो है ये 60 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। यानी कि जिस दिन सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन फाइल की है उसके 60 दिन के अंदर अंदर या तो अप्रूवल आएगी या क्या आएगी, रिजेक्शन। अगर अप्रूवल आ गई तो आगे बढ़ना है। अब SR भी पास होगा MOA को ऑल्टर करने के लिए, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अब नया ऑफिस कहां बनाएंगे नए स्टेट में उसको भी फाइनलाइज करेंगे। और इनकी कॉपी किसको जाएगी, ROCs को जाएगी। क्लियर है। और ROC क्या करेगा, नया ROC आपको क्या इश्यू करेगा, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय न्यू ROC, न्यू स्टेट ROC। क्या चीज ना, पहले कैसे पास कर दोगे, अप्रूवल ही नहीं मिली फिर। रिजेक्ट हो गया तो हो गया। आप ये सोचो ना, 2 बार मेंबर्स की मीटिंग बुलाने का खर्चा कितना हो जाएगा। मेंबर्स की जो मीटिंग बुलाई जाती है उसका खर्चा बहुत होता है। नोटिस भेजने का ही खर्चा काफी ज्यादा आएगा क्योंकि सारा नोटिस किसके थ्रू जाता है, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू जाता है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड क्लोज आपका कौन सा आता है ये बताइए, ऑब्जेक्ट क्लोज। थर्ड क्लोज कौन सा आएगा, ऑब्जेक्ट क्लोज आएगा। ऑब्जेक्ट क्लोज में क्या लिखा होता है, बिजनेस लिखा होता है। क्या कोई कंपनी अपना ऑब्जेक्ट क्लोज ऑल्टर कर सकती है, बताओ। हाँ, ऑल्टरेशन अलाउड है। प्रोसीजर क्या रहेगा, प्रोसीजर को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया। पहला प्रोसीजर है स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करो, और इंफॉर्मेशन इंटीमेट टू ROC, इंटीमेशन टू ROC, बस हो गया ऑल्टर। भाई मेरा फंडामेंटल राइट है कि मैं पूरे देश में कोई भी लीगल बिजनेस या प्रोफेशन परफॉर्म कर सकता हूं। तो अगर मैं X बिजनेस को छोड़ के Y बिजनेस में जाना चाहता हूं तो किसी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। SR पास करो, ROC को इंटीमेट कर दो कि हमने अपना बिजनेस क्या कर दिया है, चेंज कर दिया।
बट अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, ठीक है, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो आपके लिए प्रोसीजर थोड़ा अलग चलेगा बेटा। कहता क्या? सबसे पहले तो आप पब्लिश करो न्यूज़पेपर में, पब्लिश इन न्यूज़पेपर, कि हम अपना बिजनेस चेंज कर रहे हैं, ठीक बात है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? क्या आपकी कंपनी ने पब्लिक इश्यू किया है कभी? सर लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक इश्यू तो किया होगा। हाँ, तो सर ईयर 2025 में हमने एक पब्लिक इश्यू किया था। अच्छा, पब्लिक इश्यू क्या होता है पता है? बोलो। आईपीओ, एफपीओ। पब्लिक को हमने अप्रोच किया था फंड के लिए, कंपनी में पैसा लगाने के लिए। हाँ सर, हमने पब्लिक इश्यू किया था ऑफ 200 करोड़। हमने 200 करोड़ के शेयर इश्यू किए थे। बैच 2 में बिठाना था, नए बच्चे तो नहीं आए आज। कितने बच्चे नए आए? सारे नए आए हैं। उधर भी जगह खाली है। हाँ सर, कर लो, कोई बात नहीं। बैच 2 भी स्टार्ट करना है अपने को। एक बच्चा आगे भी आ सकता है, आगे आ जाओ, यहाँ पर जगह है। आ जाओ, नहीं काटेंगे बेटे ये। आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, कोई भी आ जाओ बेटा, क्या देख रहा है? आजा, आगे आ जा। बिठा ले बेटा इसको। ये तो वैसे भी थोड़ी सी जगह लगा दिख रहा है। कुछ खा लिया कर बेटा, हवाएं बहुत तेज चल रही है। 2-3 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा। पता लगा तो क्लास लगाने आया था, खंबे पे टंगा हुआ मिल रहा है। सेहत ऐसी होनी चाहिए देख बेटा, ठीक है। चलिए, तो 2025 में पब्लिक इश्यू किया था 200 करोड़ का, ठीक है। अब हम प्रोग्राम बना रहे हैं 2026 में कि हम अपना ऑब्जेक्ट क्लोज ऑल्टर करेंगे। ऑल्टर दी ऑब्जेक्ट क्लोज। अभी देखो, इस चैप्टर के बाद हमारा चैप्टर 3 होगा, प्रोस्पेक्टस के बारे में आएगा, जिसमें उसमें एक रिक्वायरमेंट आएगी कि कंपनी जब भी पब्लिक इश्यू करेगी तो क्या इश्यू करना पड़ता है कंपनी को? प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ता है। क्या इश्यू करना पड़ता है? प्रोस्पेक्टस। और इस प्रोस्पेक्टस में कंपनी का एमओए भी जाएगा और एओए भी जाएगा, है ना। ये गया प्रोस्पेक्टस। और इस प्रोस्पेक्टस में क्या मेंशन करना होता है? ऑब्जेक्ट, कि हम पैसा किस लिए ले रहे हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, आपने यहां पर ऑब्जेक्ट दिखाया कि हमारी कंपनी का काम क्या है? सोलर एनर्जी का है। हमारी कंपनी का नाम काम क्या है? सोलर एनर्जी। हम सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और वो बेचेंगे। आपने कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ा और आपको लगा कि यार आगे फ्यूचर ही किसका है? सोलर पावर का है। तो आपने उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने की सोची और आपने उस कंपनी के अंदर सब्सक्राइब कर दिया, आपके नाम पे शेयर अलॉटमेंट भी होगी। अब 2026 में कंपनी कह रही है कि हम अपना ऑब्जेक्ट क्लोज क्या करना चाहते हैं? चेंज करना चाहते हैं। अब हम ईवी के बिजनेस में आना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के बिजनेस में आना चाहते हैं, ठीक है। कुछ शेयर होल्डर जो है उनको परेशानी हुई। वो कहते हैं सर ये तो गलत बात है। कहते हैं क्या गलत बात है भाई? हमको क्या बिजनेस दिखा के पैसा लिया गया? सोलर एनर्जी का। हमको क्या बिजनेस दिखाया? सोलर एनर्जी का। हमसे पैसे लेके क्या कहा? हम पैसा कहां इन्वेस्ट करेंगे? सोलर एनर्जी के बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। और हमसे पैसा लेने के बाद अब आप अपना बिजनेस क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो। अब आप क्या कह रहे हो? पैसा किस में लगाएंगे? ईवी में लगाएंगे। तो कहते क्या दिक्कत है भाई साहब? क्या दिक्कत ये है भाई, अगर ईवी में ही मुझे पैसा इन्वेस्ट करना होता तो मेरे पास आपकी कंपनी से बेटर ऑप्शन थे, जैसे कि टाटा मोटर्स। मैं पैसा वहां इन्वेस्ट करता। मारुति कंपनी भी तो अभी ईवी निकाल रही है, मैं पैसा कहां इन्वेस्ट करता? उसमें इन्वेस्ट करता। मैं आपकी नई कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करता? पॉइंट। यानी कि ये जो शेयर होल्डर है, इसके आगे वर्ड क्या लगा हुआ देखो? डिसेंटिंग शेयर होल्डर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसेंटिंग? जो कंसेंट नहीं दे रहा है। कहता ना ना नहीं, ये तो गलत बात है। आपने पैसा लिया मुझसे एक्स बिजनेस बोल के, और अब उसको लगाना कहां चाहते हो? वाई बिजनेस के अंदर।
भाई मुझे तो मंजूर नहीं है, ये तो गलत है, ये तो फ्रॉड नहीं है एक तरीके से, ये तो एक तरीके से फ्रॉड हुआ। आपने प्रॉमिस किया कुछ और, पैसा क्या बोल के लिया, सोलर पावर में लगाएंगे, और अब क्या करना चाहते हो, बिजनेस को ऑल्टर करना चाहते हो। ये तो गलत है। कहते गलत क्यों है सर, एसआर पास हो रहा है, क्या पास हो रहा है, स्पेशल रिजोल्यूशन। कहते ध्यान से देखो भाई, अब सपोज करो कि इस ऑल्ट्रेशन में 80% मेंबर्स यस कह रहे हैं, 80% मेंबर्स क्या कह रहे हैं, यस कह रहे हैं। तो बताओ एसआर पास हो गया या नहीं हो गया, मुझे ये बता दो। बिल्कुल हो गया। एसआर पास करने के लिए वोटिंग कितनी चाहिए, 75 चाहिए, हमें तो कितनी मिल गई, 80 मिल गई, तो एसआर पास हो गया नहीं हो गया, हो गया। ये डिसेंटिंग शेयर होल्डर कितने रह गए, 20%। ये कह रहे भाई नहीं हमें तो मंजूर नहीं है ये। अब बताओ क्या किया जाए, पहले बताओ क्या डिसेंटिंग शेयर होल्डर की बात में दम नहीं है, बिल्कुल दम है। अगर हमें ईवी के बिजनेस में इन्वेस्ट करना होता तो हमारे पास और ऑप्शन भी थे। तो कहते हैं एक काम करो सर, आपको हमारे नए ऑब्जेक्ट में भरोसा नहीं है, कहता ना जी बिल्कुल भरोसा नहीं है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी आपको क्या दी जाएगी, एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। कहते ये क्या है, हम आपको लगभग 15 दिन का टाइम देंगे। लगभग क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सेबी रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है ये, और आप क्या पढ़ रहे हो, कंपनी एक्ट के प्रोविजन। आओ सर आओ, टेस्ट, अच्छा बेस्ट टू, हाँ मेगा टेस्ट ये पहले ही लिए। हाँ बेस्ट टू अनाउंस करना है। हाँ हाँ। हम्म, ठीक है। ठीक है सर। हम्म, जी सर। ओके। हाँ जी। दोस्ती बनी रहेगी। बताइए जी। अब एग्जिट अपॉर्चुनिटी के नाम से क्या पता लग रहा है कि जिसको जाना है वो जा सकता है, हम आपके पैसे चुका देंगे और आप चले जाना। ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी में हम क्या करेंगे कि अपना पैसा वापस लो और जाओ। अब बताओ कितना पैसा वापस करेंगे, कंपनी ने पैसा कब लिया था, 2025 में, अब क्या चल रहा है 2026 में। तो आपको क्या लगता है कंपनी का शेयर प्राइस सेम रहा होगा, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। अगर मान लो शेयर प्राइस कम रहा होगा तो डिसेंटिंग शेयर होल्डर क्या चाहेंगे, जितना हमने दिया था कम से कम उतना वापस करो प्लस में इंटरेस्ट दो। और शेयर प्राइस अगर बढ़ गया होगा तो वो क्या चाहेंगे, बढ़ा हुआ प्राइस दो। कंपनी क्या कहेगी, नहीं भैया बढ़ा हुआ प्राइस तो तब मिलेगा जब तुम हमारे साथ बने रहो। तो लड़ाई झगड़ा होगा या नहीं होगा। तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी की जो स्कीम होती है, किस शेयर होल्डर को कितना पैसा मिलेगा, ड्राफ्टेड बाय सेबी होती है बेटा, ड्राफ्टेड बाय सेबी। सेबी पता है ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी बनाया ही किस लिए गया था 1992 में, ताकि इन्वेस्टर के साथ चीटिंग ना हो। ये ऑब्जर्व किया गया था कि बहुत से लोगों का पैसा आप खा रहे हो, लिस्टेड कंपनियां बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा खा जाती थी, और सबसे ज्यादा शेयर होल्डर कहां होते हैं, लिस्टेड कंपनीज में। तो 1992 में सेबी बनाई इसलिए गई थी कि इनका मेन काम क्या है, इन्वेस्टर का पैसा प्रोटेक्टेड रहे, ये ध्यान रखना। तो जो लिस्टेड कंपनियां होती है उनको कौन रेगुलेट करता है, सेबी। तो बेटा यहां पर अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, तो सबसे पहले तो आपको न्यूज़पेपर में पब्लिश करना पड़ेगा कि हम अपना ऑब्जेक्ट चेंज कर रहे हैं, ताकि जिस जिसको ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन करे, और जो ऑब्जेक्शन करेगा उसे क्या कर देंगे, पैसा रिफंड कर देंगे। अब मेरे को बताओ, मैंने 200 करोड़ रुपया लिया था 2020 में पब्लिक इश्यू से, अब क्या चल रहा है 2025 चल रहा है, 2025 में मैं अपना ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज कर रहा हूं। 10% बंदे कहते हैं कि नहीं नहीं हमें पसंद नहीं है, आपका नया ऑब्जेक्ट हमें पसंद नहीं है, या उस पर हमें भरोसा नहीं है। उनको डिसेंटिंग शेयर होल्डर माना, उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी दें। बट क्या ये नहीं देखना चाहिए कि अमाउंट जो है वो कितनी यूटिलाइज हुई है। अगर हमने उनसे 200 करोड़ रुपए लिए और 200 के 200 करोड़ रुपए 2026 से पहले खर्च कर दिए, तो बताओ वो खर्च कहां हुए होंगे, बताओ, सोलर बिजनेस में। तुम्हें प्रॉब्लम कब होगी, जब हम तुम्हारे पैसे को किसी और ऑब्जेक्ट में खर्च करें।
तो ये वाला पॉइंट कब आएगा? इफ मनी रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड। बताओ, नहीं समझ में आया? नहीं आया, दोबारा। ये जो 200 करोड़ का फंड आपने लिया है, अगर ये 2026 से पहले मैंने यूज कर लिया, कंपनी ने यूज ही कर लिया, तो बताओ कौन से बिजनेस में यूज हुआ होगा? तो बताओ मैंने गलती कहां करी, कंपनी ने गलती कहां करी? क्या बोल के पैसा लिया? सोलर में लगाएंगे। कहां लगाया? इन शेयर होल्डर को दिक्कत कब होगी? जब क्या बोल के पैसा लिया, और लगाना किस में चाहते हो? लगेगा कब? जब पैसा क्या हो? अनयूटिलाइज। फॉर एग्जाम्पल आपने 200 करोड़ लिए थे, 200 करोड़ में से 100 करोड़ आप खर्च कर चुके हो 2026 से पहले। अब 2026 में ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज करना चाहते हो, तो बताओ नया पैसा जो बाकी बचा हुआ पैसा वो किस में यूज होगा? नए बिजनेस में। तब दिक्कत होगी। बट अगर जिस पर्पज के लिए पैसा लिया गया है उसी पर्पज में यूज हो चुका है, तो फिर किसी को दिक्कत है? बताओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? तो क्या क्या समझ में आया? अगर मुझे लिस्टेड कंपनी का प्रोविजन आ जाए एग्जाम में कि एक लिस्टेड कंपनी अपना ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज करना चाहती है, तो भैया सबसे पहले कहां पब्लिश करना है? न्यूज़पेपर में। अब ये देखो, क्या इस कंपनी ने पब्लिक इश्यू किया था? हाँ सर किया हुआ है। नहीं किया हुआ, बात ही खत्म। अगर किया हुआ है तो क्या मनी अनयूटिलाइज्ड है? हाँ है। तो बेटा प्रोसीजर लंबा होगा। अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एसआर तो पास करना ही करना है। जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है उनको क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी? एग्जिट अपॉर्चुनिटी। ये फोकस कर लेना, पब्लिक इश्यू किया था और मनी रिमेन्स अनयूटिलाइज्ड। लॉजिकली समझो, जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है वो क्या कहते हैं? हमसे पैसा क्या बोल के लिया? एक्स बिजनेस, और लगाना किस में चाहते हो? वाई में। तब तकलीफ होगी ना। बट अगर एक्स बिजनेस बोल के पैसा एक्स बिजनेस में ही लगाया जा चुका है तो इनको तकलीफ होगी? फिर काहे की तकलीफ है? फिर ये प्रोसीजर आएगा नहीं। फिर तो एसआर पास करो और ऑब्जेक्ट क्लोज क्या कर लो? चेंज कर लो। क्लियर है? किस किस को अभी भी समझ में नहीं आया ना? फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि आपसे पैसा जिस बिजनेस के लिए लिया था उसी में तो लगाया है। फिर काहे की एग्जिट अपॉर्चुनिटी? क्या चीज? ना ना ना, बैलेंस शीट बनती है बेटा, हर कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है और उसके बाद उसकी ऑडिट भी होती है। कंपनी के डायरेक्टर के बोलने से कुछ नहीं होता। पॉइंट क्लियर? ऑब्जेक्ट क्लोज को ऑल्टर करने से पहले नहीं, आप ये बताओ कि क्या मनी अनयूटिलाइज है? नहीं है तो फिर नहीं जा सकते, फिर तो लग चुका कंपनी के शेयर में पैसा। आप ये समझो ना कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है। कौन कह रहा है? डिसेंडिंग शेयर होल्डर। हमसे एक्स बिजनेस बोल के पैसा ले लिया और लगाना किस में चाहते हैं? वाई में। ये गलत है ना। कहां आपके पास ऑप्शन है कि मैं कंपनी को रोक दूं? जब अमाउंट क्या हो? अनयूटिलाइज। या तो मेरा पैसा वापस कर दो या फिर ये ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। कंपनी अगर वो पैसा यूज कर चुकी है तो फिर फ्रॉड का हुआ। आपसे जिस पर्पज के लिए पैसा लिया गया है उसी पर्पज में तो लगाया है, और उसके बाद बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज क्या होती है? चेंज होती है। ठीक है ना? तो बिजनेस चेंज होगा तो आपको उस चेंज के साथ चलना पड़ेगा। अगर एसआर पास हो रहा है, आप एक चीज को समझिए बेटा, क्या पब्लिक कंपनी में किसी को ये आप प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि सभी मेंबर को 100% कंसेंट के लिए एग्री किया जा सके? कभी नहीं। एक केस आता है फोर्स वर्सेस हार्बोटल्स, कोर्ट का केस है। उसमें ना कुछ शेयर होल्डर जो है कोर्ट में चले गए। आप यही समझिए जैसे कि आप वाला केस, एक कंपनी अपना ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज कर रही है और कंपनी ने पब्लिक इश्यू जो किया था उसका सारा पैसा यूज कर रखा है। ठीक है, 90% मेंबर्स ने यस कह दिया कि आप नए बिजनेस पे शिफ्ट कर जाओ। 10% शेयर होल्डर एग्री नहीं करे। वो कहता नहीं भैया हम एग्री नहीं कर रहे। कहता मत करो, एसआर पास हो चुका। कहता ये तो गलत बात है, हमें आपके नए बिजनेस में क्या नहीं है? भरोसा नहीं है। कल को कंपनी डूबेगी तो हमारा भी तो नुकसान होगा। ठीक है, तो ये नहीं मान रहे। डिसेंटिंग शेयर होल्डर चले गए कोर्ट में कि जी कंपनी हमारे साथ गलत कर रही है। कोर्ट कहती कैसे? कहता ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज कर रही है। कहता क्या आपका पैसा अनयूटिलाइज्ड है? कहता नहीं सर वो तो यूज हो चुका। कहता फिर काहे की ऑब्जेक्शन है भाई तुमको? जिस बिजनेस में बोला गया था उसी बिजनेस में तो पैसा लग रहा है। कहता सर हमें इनके नए बिजनेस पे क्या नहीं है? भरोसा नहीं है। कोर्ट कहती क्या चाहते हो? कहता हमें हमारा पैसा वापस दिलाया जाए, हमें हमारा पैसा वापस दिलाया जाए।
कोर्ट कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमेशा जब भी भीड़ की कंसेंट ली जाएगी तो एक दो बंदे ऐसे निकलेंगे जिनको वो फैसला मंजूर नहीं होगा। इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू कन्विंस ऑल मेंबर्स। तो फोर्स वर्सेस हार्बोटल में लिखा हुआ है, अगर एक्ट में लिखा हुआ है ओआर या एसआर, तो बाकी जो बच गए मेंबर, जिनको हम क्या बोलेंगे, डिसेंटिंग शेयर होल्डर, उनको मेजोरिटी के साथ ही चलना होगा। आप कोर्ट में एप्लीकेशन लेके नहीं आ सकते। कोर्ट में एप्लीकेशन लेके कब आ सकता है ये? जब प्रोविजन फॉलो ना हो रहा हो, कि पैसा अनयूटिलाइज्ड है, हम अपना पैसा वापस मांग रहे हैं कि नहीं नहीं हमारा वो पैसा भाई उस बिजनेस में मत लगाना, वापस कर दो हमें, और कंपनी पैसा नहीं दे रही हो। समझ में आई बात? नहीं तो ओआर लिखा हुआ है तो ओआर पास हो गया, तो जो माइनॉरिटी है उनको मेजोरिटी के साथ चलना पड़ेगा। एसआर लिखा और एसआर पास हो गया तो माइनॉरिटी को किसके साथ चलना पड़ेगा? मेजोरिटी के साथ चलना पड़ेगा। ये बात फोर्स वर्सेस हार्बोटल केस में एस्टेब्लिश हो चुकी है। माइनॉरिटी कभी भी मेजोरिटी के अगेंस्ट नहीं जा सकती। ठीक है, कुछ केसेस में इसकी एक्सेप्शन भी है, आगे आएगी। जैसे हम एक सेक्शन 47 पढ़ेंगे, वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट, उसमें 10% शेयर होल्डर भी कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं, वो एक्सेप्शनल एरियाज में आएगा। जनरल रूल क्या कहता है? माइनॉरिटी शैल फॉलो मेजोरिटी। ठीक है, क्योंकि इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू कन्विंस ऑल दी मेंबर्स। चलो आगे बेटा। दोनों जहां भी न्यूज़पेपर कंपनी एक्ट में आ गया दोनों लैंग्वेज मिलेगी, वर्नाकुलर और इंग्लिश। लिख देता हूं। ठीक है बेटा, उसके बाद आपको आरओसी को इंटीमेट करना है, और आरओसी आपको क्या इश्यू कर देगा? फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ना, क्योंकि एमओए के ऑब्जेक्ट क्लोज के बारे में कभी भी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में नहीं लिखा होता। ठीक है, बस ये हो गया। चलो आगे। नेक्स्ट क्लोज कौन सा होता है बताओ? बोलो। लाइबिलिटी क्लोज। लाइबिलिटी क्लोज बताओ ये कब प्रेजेंट होगा? मेंशन्ड इन एमओए इफ कंपनीज मेंबर लाइबिलिटी इज लिमिटेड। अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी है तो लाइबिलिटी क्लोज प्रेजेंट नहीं होगा। लाइबिलिटी को लिमिट किया जा सकता है दो तरीके से। लाइबिलिटी को लिमिट किया जा सकता है दो तरीके से। बाय शेयर, इसके बारे में फाउंडेशन में भी पढ़ा है। सर बाय शेयर का मतलब क्या हुआ? कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है बाय शेयर, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, members may be called, members may be called to contribute, कि भैया आप भी कंट्रीब्यूट करो, कंपनी की तो सारी एसेट बिक चुकी है और सारी एसेट बेचने के बाद भी कंपनी की लायबिलिटी को पूरा नहीं चुकाया जा पा रहा है, तब आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एट द टाइमिंग ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी मेंबर मे बी कॉल्ड टू कंट्रीब्यूट मैक्सिमम अप टू, कितना? मैक्सिमम अप टू अनपेड वैल्यू, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम। ये बात आपने फाउंडेशन में पढ़ी है। आपके पास एक कंपनी के 1000 शेयर है, उस कंपनी की जो पेड अप वैल्यू है सपोज करो 10 रुपए फेस वैल्यू है, आपने उसमें से 6 रुपीज पर शेयर पे कर दिया है, तो कितना अनपेड है? 4 रुपीज पर शेयर। कंपनी अगर वाइंडिंग अप में चली गई, सारी एसेट को बेचने के बाद अभी भी करोड़ों के क्रेडिटर पेंडिंग है, तो क्या मेंबर की लायबिलिटी करोड़ों की आ जाएगी? नहीं। मेरे पास कितने शेयर है? 1000, उसके ऊपर कितने रुपए पेंडिंग है? 4 रुपए पर शेयर, तो कितने रुपए?
4,000 रुपए, मैं मैक्सिमम कितना कंट्रीब्यूट करूंगा? 4,000 रुपए और दूंगा। तो मेंबर की लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड हुई? जितने उसके पास शेयर्स हैं, जितने उसके पास शेयर्स हैं। तो मेरे पास जो शेयर्स है उसको देखो, उस शेयर पे लिखा हुआ है अनपेड वैल्यू, शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा होता है फेस वैल्यू कितनी है, होल्ड अप और पेड अप कैपिटल कितनी है, अनपेड वैल्यू कितनी है। कहता है जिसकी जितनी कैपिटल इसके ऊपर अनपेड लिखी हुई है, मैं मैक्सिमम उतना ही पैसा कंट्रीब्यूट करने के लिए लायबल हूं। ठीक है, यहां पर एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता लगेगा आपको। हालांकि ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अकाउंट्स में ज्यादा समय में आता था, बट अकाउंट में आपका ये वाइंडिंग अप का चैप्टर हट चुका है। यहां पर जब भी वाइंडिंग अप होता है तो एक ऑफिसर आता है, कौन आता है? ऑफिशियल लिक्विडेटर। कौन आएगा? ऑफिशियल लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर का क्या काम होगा? कंपनी की सारी एसेट्स को बेचकर क्रेडिटर्स को पे करना, क्रेडिटर को पे करने के बाद जो पैसा बच गया वो मेंबर्स में बांट देना, मेंबर्स में बांट दो। सर क्रेडिटर को पे करने के बाद पैसा बचा ही नहीं है बल्कि और चाहिए, तो फिर मंगवा लो। किससे मंगवा लो? कॉन्ट्रीब्यूटरीज से। तो यहां पर क्या बनती है? लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज, लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज ये बनती है। कौन बनाएगा? लिक्विडेटर। ये लिस्ट दो होती है, एक ए लिस्ट और एक बी लिस्ट। एक लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी बनती है, एक लिस्ट बी बनती है। लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी में किसका नाम आता है? प्रेजेंट मेंबर्स या प्रेजेंट शेयर होल्डर्स। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर आते ही क्या करेगा? रजिस्टर ऑफ मेंबर उठा लेगा और कहेगा आपकी कंपनी के जितने भी मेंबर हैं उनकी लिस्ट बनानी है जिनसे पैसा मंगवा सकते हैं। तो वो लिस्ट ए में आ गए। लिस्ट बी में वो शेयर होल्डर आएंगे जिन्होंने कंपनी के वाइंडिंग अप के 1 साल के अंदर अंदर अपने शेयर ट्रांसफर किए थे। ठीक है, लिस्ट बी में कौन आएगा? शेयर होल्डर, शेयर होल्डर हु ट्रांसफर्ड देयर शेयर विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर जिन्होंने अपने शेयर अभी 1 साल के अंदर अंदर ट्रांसफर किए थे वाइंडिंग अप के अंदर, मतलब 1 साल हुआ नहीं है, 1 साल अभी विद इन में चल रहा है। तो बताओ किससे पैसा मंगवाया जाएगा? ए से मंगवाओ। तो अगर वाइंडिंग अप के टाइम पे पैसे की जरूरत पड़ गई तो किससे मंगवाया जाएगा? ए से, जो प्रेजेंट शेयर होल्डर, लाओ पैसे दो। अगर इनसे पैसा रिकवर नहीं हो पाया तो किससे मंगवाया जाएगा? उन बंदों से जिन्होंने इन्हें शेयर ट्रांसफर किए थे। इफ ए फेल्स, नहीं समझ में आया सर? समझिए बेटा, इस पॉइंट को समझाने के लिए अब है ना, ये पॉइंट इतना इन डेप्थ इसलिए करवाया कि एमसीक्यू आ सकता है। इतने छोटे छोटे पॉइंट पे भी आईसीआई क्या करती है, अब क्वेश्चन पूछती है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। इस पॉइंट को है ना समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर आ जाओ, एक एग्जांपल देते हैं। मिस्टर ए और मिस्टर बी ये दो शेयर होल्डर है कंपनी के। मिस्टर ए के पास 10,000 शेयर्स हैं। ठीक है, इन 10,000 शेयर पे ₹3 पर शेयर अनपेड है। ₹3 पर शेयर अनपेड है। मिस्टर बी जो है उनके पास 20,000 शेयर्स थे। ठीक है, जिसपे ₹3 पर शेयर अनपेड है। बट इसने अपने शेयर जो है वो ट्रांसफर कर दिए, ट्रांसफर्ड शेयर्स टू मिस्टर पी ऑन 1 जुलाई 2024। बताओ क्या कोई मेंबर अपने शेयर ट्रांसफर कर सकता है? बिल्कुल सर, शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी, शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड। ठीक बात है। अब क्या हुआ, 31 दिसंबर
2024 को कंपनी का वाइंडिंग अप शुरू हो गया। ठीक है, कंपनी की जो एसेट्स है वो बिकी है 200 करोड़ की। कंपनी के जो एसेट्स है कंपनी की जो एसेट्स है वो कितने की बिकी? 200 करोड़ की। जबकि कंपनी के क्रेडिटर्स जो है वो है 300 करोड़ के। तो अब मुझे बताओ, क्या मेंबर्स के लिए कुछ बचेगा? मेंबर्स के लिए तो कुछ नहीं बचेगा। यहां पर लिक्विडेटर को अब क्या करना पड़ेगा? ऑफिशियल लिक्विडेटर को क्या करना पड़ेगा? पैसा कॉल करना पड़ेगा कि भैया पैसा मंगवाना पड़ेगा। ये तो कम पड़ रहा है, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या तैयार करेगा? किस किस से कितना पैसा मंगवाना है, ये ऑफिशियल लिक्विडेटर है। कोर्ट अपॉइंट करती है बेटा इसको, इसीलिए इसका नाम क्या है? ऑफिशियल। जो कोर्ट की तरफ से आता है, अथॉरिटी की तरफ से आता है, लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर। इसने देखा पैसा तो कम रह गया, एसेट कितने की बिकी है? 200 करोड़ की, और क्रेडिटर कितने कंपनी के? 300 करोड़ के। तो अब इसे क्या बनानी पड़ेगी? लिस्ट बनानी पड़ेगी, लिस्ट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरीज। अब मुझे बताओ, किस मेंबर का नाम किस लिस्ट में आएगा? ए का नाम किस में आएगा? लिस्ट ए में आएगा। क्यों? प्रेजेंट शेयर होल्डर है। तो इससे कितना रुपया मंगवा सकते हैं बताओ? 10,000 शेयर है, 3 रुपए पर शेयर क्या है? अनपेड है, तो मैक्सिमम कितना पैसा मंगवा सकते हैं? 30,000। तो ऑफिशियल लिक्विडेटर क्या बनाएगा? लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी। इसमें किसका नाम आएगा? मिस्टर ए का नाम आएगा। कितने पैसे मंगवाने हैं? ₹30,000 मैक्सिमम, इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं मंगवा सकते। एमसीक्यू भी इस तरह के आएंगे, आपके सामने ये कहानी दे रखी होगी और कहेंगे लिस्ट ए में किस मेंबर का नाम आएगा, ए का या बी का, और कितनी अमाउंट के लिए आएगा। है सिंपल ही, बट जिसने टॉपिक पढ़ ही नहीं रखा वो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, लिस्ट बी में किसका नाम आएगा बताओ? मिस्टर बी का नाम आएगा नहीं आएगा? बट बताओ, मिस्टर बी तो प्रेजेंट शेयर होल्डर है ही नहीं, बट नाम तो आएगा। आपने शेयर किसको ट्रांसफर किया है? पी को। पी का नाम कहां आएगा? पी का नाम कहां आएगा? कितना रुपया बताओ? ₹60,000। मिस्टर बी का नाम कहां आएगा? लिस्ट बी में कितना? ₹60,000। अब बताओ, मिस्टर बी से पैसा कब मंगवाना है? अगर पी फेल हो जाए, इफ पी फेल्स, तो तेरा नंबर है। 2 नंबर का क्वेश्चन नहीं समझ में आया? कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? अब एक बार इस थ्योरी को दोबारा पढ़ो। लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या होते हैं और लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी क्या होते हैं, और फिर इस एग्जांपल को दोबारा पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन को दोबारा समझेंगे। पढ़ो भाई, पहले थ्योरी पढ़ लो। वाइंडिंग अप के टाइम पे ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है वो 2 लिस्ट तैयार करता है, लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी, लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी। लिस्ट ए में किसका नाम आता है? जो प्रेजेंट शेयर होल्डर है। इस पिक्चर को देख के बताओ प्रेजेंट शेयर होल्डर कौन कौन है? ए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, और एक पी। तो लिस्ट ए में किसका नाम आ गया? ए का और पी का। मैक्सिमम कितना पैसा मंगवा सकते हैं? कितने शेयर है आपके पास में और उसके ऊपर अनपेड वैल्यू कितनी है बताओ? मिस्टर ए के पास कितने शेयर है? 10,000। अनपेड वैल्यू कितनी है? 3 रुपए पर शेयर, तो कितना हो गया? 30,000। और मिस्टर पी के पास कितने शेयर है? 20,000 शेयर, मल्टीप्लाई बाय 3 पर शेयर, तो कितना हो गया? 60,000। लिस्ट ए में किस किस को डाउट रह गया आप बताओ, पहले आगे बढ़ेंगे फिर। हो गया? लिस्ट बी में किसका नाम आएगा? उन शेयर होल्डर्स का जिन्होंने अपने शेयर 1 साल के भीतर भीतर ट्रांसफर किए, जिन्होंने अपने शेयर कंपनी के वाइंडिंग अप स्टार्ट होने के 1 साल के भीतर भीतर में किए हैं। ठीक है, तो लिस्ट बी में किसका नाम आया बताओ? वाइंडिंग अप कब शुरू हुआ है? 31 दिसंबर 2024 को, और इसने शेयर ट्रांसफर कब किए थे? 1 जुलाई को। तो 1 साल के भीतर भीतर इसने शेयर ट्रांसफर किए, तो इसका नाम आएगा। बट ये लाइबल कब होगा? जब पी से रिकवरी नहीं हो पाएगी।
कहते पी जो है घटिया आदमी निकला, इससे रिकवरी नहीं हो पाई, इस घटिया आदमी को शेयर किसने दिए? बी ने, तो बी से पैसा रिकवर करेंगे। तो कहानी क्या समझ में आ रही है कि अगर मैंने अपने पार्टली पेड अप शेयर किसी को बेच दिए हैं तो ये मत समझना कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई, अब जिसको शेयर बेचा है वो भुगतेगा। अगर वो भाग गया ना तो तुम्हारी लाइबिलिटी है, तुम्हारे सर पर ये तलवार टंगी रहेगी कितने टाइम तक? 1 साल तक। इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा और अच्छा बनाता हूं। मिस्टर सी नाम का एक बंदा है, उसके पास 50,000 शेयर है नहीं थे, ठीक है, ₹3 अनपेड वैल्यू, ₹3 पर शेयर अनपेड है। इसने भी अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए जी, इसने भी अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए। और कब ट्रांसफर किए? इसने ट्रांसफर किए हैं, ट्रांसफर्ड शेयर्स टू मिस्टर क्यू ऑन 1 नवंबर 2023। अब थोड़ा और समझ में आ जाएगा, बताओ भाई। मिस्टर सी का नाम और मिस्टर क्यू का नाम कहां आएगा? सी का कहीं भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसको शेयर ट्रांसफर किए हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका, तो इसको तो मुक्ति मिल गई। बोल क्यू का नाम कहां आएगा? ए में या बी में? कितने बच्चों को लगता है ए में? कितने बच्चों को लगता है बी में? गुड। तो इसका नाम कहां आएगा? मिस्टर क्यू का नाम लिस्ट ए में आएगा। कितने के लिए? 50,000 शेयर है तो 1.5 लाख के लिए, मल्टीप्लाई बाय 3। अब बताओ बेटा। हाँ जी बेटा, उठा लो उसके बीवी बच्चों को, उठा लो। ऐसे कैसे पैसे देने से मना कर देगा? बताओ क्या? तो बिल्कुल ही लिटरल पे आ गया, अरे भाग गए हैं या इंसॉल्वेंट हो गए हैं, ये गायब है। जब किसी की देनदारी आ जाती है ना बेटा तो मार्केट में गायब हो जाते हैं। या इंसॉल्वेंट हो गया, इससे रिकवरी नहीं हो पा रही है, इसका मतलब क्या है? या तो ये बंदा मिल नहीं रहा है, ठीक है, या ये मिल गया बट इसके पास कुछ है नहीं, इंसॉल्वेंट हो चुका, नंग हो चुका है। तो भैया पैसा किससे लेंगे? जिसने इस घटिया इंसान को शेयर ट्रांसफर किए। ठीक है, अब इसका लॉजिक भी बता देता हूं बेटा, नहीं तो वही बात, लॉजिक समझोगे तभी समझ में आएगी चीज की ये सेक्शन क्यों आया। मान लीजिए मैं किसी कंपनी में शेयर होल्डर हूं, मैंने कंपनी के मोटे शेयर उठा रखे हैं, सपोज करो 5 करोड़ के शेयर उठा रखे हैं, ठीक है, जिसमें से 2 करोड़ क्या है? अनपेड वैल्यू है। अब कल को कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई तो मुझे कितने पैसे चुकाने पड़ेंगे? 2 करोड़ रुपए चुकाने पड़ेंगे। कंपनी के हालात बुरे हो गए, कंपनी का वाइंडिंग अप स्टार्ट होने वाला है, ऐसा कभी नहीं होता कि कंपनी का वाइंडिंग अप रातों रात हो गया हो। कभी किसी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन डाउन होगी तो पता लगना शुरू हो जाता है कि कंपनी लॉस में जा रही है, खबर तो आ गई, अब मैं शेयर होल्डर हूं, ठीक है, अब मुझे क्या पता है आज नहीं तो कल ये कंपनी बंद होगी, और बंद होगी तो मैं फंसूंगा। कितने पैसे देने पड़ेंगे? 2 करोड़। 3 करोड़ तो गए मेरे, वो तो रिकवर नहीं होने वाले, 2 करोड़ कैसे बचाऊं? सोचो, 2 करोड़ कैसे बचाऊं? कंपनी को शेयर वापस कर दूं? होता है, ये ऑप्शन भी होता है, सरेंडर ऑफ शेयर, ये भी पढ़ेंगे हम। चैप्टर 4 में ये सारे प्रोविजन आने वाले हैं कि आप कंपनी को शेयर वापस दे दो भाई, मुझे रखने नहीं रखने, बट उसमें कंपनी की चॉइस होती है कि कंपनी सरेंडर एक्सेप्ट करे या ना करे। कंपनी क्यों एक्सेप्ट करेगी? इस बंदे से कितने रुपए लेने हैं? 2 करोड़, और अभी जरूरत पड़नी भी है, सरेंडर तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन, बेच दो, खरीदेगा कौन? बोलो, खरीदेगा कौन? जब जिसको पता है कंपनी डूबने वाली है, सिर्फ तुम थोड़ी समझदार हो, कोई खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा, फंस गया। अब ये बंदा फंस गया, अब ये जाता है एक झुग्गी झोपड़ी वालों के पास, और झुग्गी झोपड़ी के पास जाते वो झुग्गी झोपड़ी वाले आ जाते हैं कि हाँ जी मालिक बताओ क्या है? कहते ये शेयर है। मालिक कुछ खाने के लिए दे दो ना। ये क्या करूं शेयर का, मैं क्या करूं? क्या मैं ये शेयर तेरे नाम पे ट्रांसफर करूंगा। अब उस झुग्गी झोपड़ी वाले ने थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई कर रखी होगी, वो कहता है मालिक ये तो अनपेड वैल्यू है,
और थोड़ा बहुत मार्केट के, शेयर मार्केट की नॉलेज मैं भी रखता हूँ, क्योंकि जिसको मार्केट की नॉलेज होती है ना, आजकल काफी बंदे झुग्गी झोपड़ी में बैठते हैं, जो मोटे पैसे ठंडे करके बैठे होते हैं। ठीक है, वो कहता है मालिक मैं झुग्गी झोपड़ी में आया इनकी वजह से हूँ, ये कंपनी तो पिट गई, 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अब मैं मालिक कहां से दूंगा 2 करोड़ रुपए? कहते एग्जैक्टली तू कहां से देगा? कहती ये पकड़ 1 लाख रुपए, मैंने तेरे को 1 लाख रुपए दे दिए और मैं शेयर तेरे नाम पे क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफर कर रहा हूँ। कल को ये कंपनी बंद हो जाएगी, ठीक है, तेरा नाम आएगा शेयर होल्डर की लिस्ट में, तेरे से कितने रुपए मांगेगी कंपनी? 2 करोड़, और तू तो वैसे ही नंग है, तेरे पास कुछ है नहीं। समझ में आया? तो ये सेक्शन इसलिए डाला गया बेटा, नहीं तो जब भी कंपनी डूबने वाली होती थी ना, तो शेयर होल्डर क्या करते थे, गरीबों के नाम पे शेयर ट्रांसफर करके मार्केट से गायब, कि हमने तो शेयर बेच दिए थे जी, वाइंडिंग अप से जस्ट पहले हमने शेयर बेच दिए, उससे रिकवर करो जाके, उनके पास कुछ है नहीं। तो एक्ट में प्रोविजन क्या डाला गया, जिसने शेयर ट्रांसफर किए हैं और 1 साल नहीं हुआ है शेयर ट्रांसफर किए हुए, तो तुम्हारी लाइबिलिटी खत्म नहीं हुई है। अगर ट्रांसफरी ने पैसा नहीं दिया तो किससे रिकवर किया जाएगा? ट्रांसफरर से, ताकि इस तरह की हरकतें ना कर सको। पॉइंट सब में आया? अब क्लियर है? मैंने बताया ना, हर सेक्शन के पीछे उसका लॉजिक होता है बेटा, लॉजिक अगर पकड़ लिया तो सारी चीजें याद हो जाएंगी, बिना लॉजिक के कुछ भी रट्टा नहीं लगेगा, रट्टा लंबे टाइम तक टिकता ही नहीं है। तो ये जो आपके सामने कहानी सुनाई है ना, मैं चैप्टर नंबर 4 में सुनाने वाला था कि उसमें ट्रांसफर का प्रोसीजर आएगा, बट कोई बात नहीं, अभी समझा दिया। ठीक है, आगे आओ। मतलब आप जो क्वेश्चन करोगे उन क्वेश्चन का मेरे पास आंसर है, कहीं ये मत समझना कि हम सर को फंसा लेंगे। क्लास में आदत होती है कई बच्चों की कि क्वेश्चन पूछ पूछ के सर को परेशान कर दो, और जहां सर अटक जाए और फिर देखा आता नहीं है सर को। ठीक है, मेरे को आता है बेटा। ठीक है, मैंने इतनी पढ़ाई इसलिए करी है, ये दाढ़ी और बाल सफेद ऐसे ही नहीं कर रखे, पढ़ाई करके की है। ठीक है, बताया था ना डिग्री कौन कौन सी है। अच्छा, आप लोगों को तो बताया नहीं है, नहीं तो नॉर्मली मैं पहली क्लास में बताता हूँ। सीए, सीएस, सीएमए, एलएलबी, एमबीए, डीसा, सीसा, सीसीए, एआईसीए, ये सब कर रखा है मैंने। ठीक है ना? हाँ, तो वो सारी सारी ये डिग्रियां ली इसलिए थी कि एक तो पढ़ने का शौक था, एक पढ़ाने का शौक था, और कल को कोई बच्चा पूछे कोई टॉपिक तो मैं फंबल ना करूं, मेरे को पता होना चाहिए कि बाई चांस किसी बच्चे ने कुछ पूछ लिया और मैं फंबल कर जाता हूं, मैं कहता हूँ गुड क्वेश्चन, कल बात करेंगे, तो बच्चा साइड वाले को नहीं मार के गया, आता नहीं है इसको, कल किसी और से पूछ के आएगा। तो सैलरी यहां पर जो पुरानी एकेडमी थी वहां पर 35,000 पर मंथ मिलती थी बेटा। सच में वहां पर 40 मांगे थे मैंने तो, कि 40,000 पर मंथ दे दो, उन्होंने निकाल दिया बेटा। क्या? हाँ, बुरी तो किसके साथ बनेगी वो पता लगेगा। वो बस बेटा पढ़ने का शौक था इसलिए पढ़ाई करता गया, पेपर देता गया, पास हो गया। अब ये बात उठती है कि क्या लाइबिलिटी क्लोज में ऑल्ट्रेशन पॉसिबल है? ऑल्ट्रेशन इन लाइबिलिटी क्लोज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। लाइबिलिटी क्लोज को ऑल्टर नहीं किया जा सकता। कंपनी कैन नॉट इंक्रीज द मेंबर्स लाइबिलिटी। कंपनी मेंबर्स की लाइबिलिटी को इंक्रीज नहीं कर सकती। देखो, लाइबिलिटी क्लोज कब प्रेजेंट होगा? जब लाइबिलिटी क्या हो? लिमिटेड हो। अनलिमिटेड लाइबिलिटी अगर कर दोगे, एक मिनट बस, आ जाओ सर, बस आ जाओ। नहीं सर, अभी टाइम टाइम तो वैसे वैसे मत बोलो, अभी तो भगवान करे इन बच्चों की उम्र भी मुझे लग जाए। तो अच्छी बात है यार। ये मेरे को पहले ही मारने पे लगे हुए हैं। चलो आज इतना करते हैं, कल करेंगे इसको। आ जाओ सर, आ जाओ।